So we'll go ahead with JEE NEET questions of thermometry initially. बहुत simple questions है. On centigrade scale, मतलब डिग्री सेल्सियस स्केल, the temperature of a body increases by 30 degree. तो टेम्परेचर का जो चेंज है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री. The increase in temperature on Fahrenheit scale is. तो ऑफ कोर्स हाँ सी नहीं होता है. डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का डिवीजन सेम थे, भूल गए ना. पहला पहला क्वेश्चन ही आपने गलत से स्टार्ट कर दिया. चलो ठीक है, क्या ध्यान दो. कितने टाइप के स्केल्स हमने देखे? तीन. कौन से तीन? डिग्री सेल्सियस विच इज डिग्री सेंटीग्रेड, देन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. ओके, तो अभी ध्यान दो यहाँ. डिग्री सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट को तुमने क्या मार्किंग किया था? 0 डिग्री. और स्टीम पॉइंट को क्या मार्किंग किया था? कितना? 100 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड. सिमिलरली फ़ारेनहाइट स्केल पे आइस पॉइंट वाज मार्क्ड एज 32 और यहाँ पे 212. बराबर, करेक्ट. केल्विन स्केल में हम लोग आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को हमारा रेफरेंस लेते ही नहीं. तो पहले इन दोनों का देख लेते हैं, फिर केल्विन स्केल पे आता हूँ. तो दिस इज डिग्री सेल्सियस स्केल, ये फ़ारेनहाइट स्केल है और ये केल्विन स्केल है. केल्विन स्केल में जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी है -273.15 डिग्री, इसको सेल्सियस, इसको तुम 0 केल्विन मान लेते हो. द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज -273.15 डिग्री सेल्सियस. उसको क्या मान लिया? 0 केल्विन. देयर इज नो अपर लिमिट हियर. तो ये याद रखना. डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट को क्या बोला? 0. और स्टीम पॉइंट को 100. और ये आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में जो टोटल इंटरवल है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 100 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे आइस पॉइंट क्या है? 32. और यहाँ पे स्टीम पॉइंट कितना है? 212. तो जो इंटरवल है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 180 इक्वल पार्ट. इसका मतलब 100 पार्ट्स ऑन डिग्री स्केल करस्पॉन्ड्स टू 180 पार्ट्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल. तो इक्वल स्केलिंग नहीं है ना. फिर तुमने 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मुझे फ़ारेनहाइट में 30 कैसे बता दिया? तो 100 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, इट इज करस्पॉन्ड्स टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू 180 बाई 100 फ़ारेनहाइट. बराबर, मतलब इट इज 1.8. हाँ, तो ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ तुमको. ये 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट. If 1 degree Celsius corresponds to 1.8, how much will be 30 degree? 54, क्योंकि it will be 30 into 1.8. 30 का 10 उसको दे दो, 18 3 is 54. तो 54 आंसर आएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये क्वेश्चन नथिंग टू सॉल्व, यू जस्ट हैव टू नो द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विथ प्लैटिनम थर्मोमीटर, नो. गैस थर्मोमीटर, ऑफ कोर्स नो. पायरोमीटर, यस. वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, नो. पायरोमीटर बस ये पता होने वाली चीज़ है. सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि क्यों बाकी के हम डिवाइसेस, बाकी के थर्मोमीटर हम लोग टेम्परेचर ऑफ द सन मेजर करने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते. व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ आवर सन? हमारा जो नियरेस्ट स्टार है सन, उसका सरफेस टेम्परेचर का वैल्यू क्या है? Are you aware of different colors of stars do tell you temperature of star? रेड कलर का स्टार अगर हो तो नॉर्मली टेम्परेचर होता है 3000 केल्विन या उससे थोड़ा कम. इट इज़ अ कूल स्टार. नॉर्मली हम लोग रेड को डेंजर के हिसाब से देखते हैं कि वेरी हॉट, वैसा नहीं, उल्टा होता है वो. और अगर वाइटिश कलर का हो या फिर ब्लूइश वाइट हो
तो दैट करस्पॉन्ड्स टू 25,000 केल्विन से लेके 1,00,000 केल्विन तक. So hot. Normally, when stars are born in its young age, they have this very high temperature. और जब बूढ़े होते हैं, when they are about to die, तो they have red color. जैसे अगर किसी को अगर थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी पता होगा, there is a particular constellation. अभी हमारा तो सिटी छोटा है, थोड़ा सा भी बाहर जाओगे रात में क्लीन स्काई में देख लोगे, उसमें एक स्टार है जिसका नाम है बेटलगीस. सुना होगा तो. इट्स अ रेड स्टार. ऐसा प्रिडिक्शन है कि वो शायद स्टार गया, डाइड. अभी हमको दिखता है क्योंकि वहाँ से लाइट आने को सालों लग जाते हैं ना, तो वो अगर अभी गया तो हमको बहुत साल के बाद समझेगा कि वो गया. वैसे हमारे स्टार का कलर क्या है? द पीक कलर इज येलो. येलो कलर इज द पीक कलर. तो येलो कलर का जो स्टार होता है उसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो 6000 केल्विन के आसपास होता है. यंग स्टार्स, लाइक नॉट वेरी बेबी वाले छोटे छोटे स्टार, नहीं वैसा नहीं. दे आर लाइक इनटू टीनेज. तो हमारा जो स्टार है, यू कैन से इट्स हाफ वे थ्रू इट्स जर्नी. तो 6000 केल्विन मतलब लगभग इफ़ यू से डिग्री सेल्सियस स्केल पे 5800 5700 ऐसा कुछ उसका टेम्परेचर है. 5700 डिग्री सेल्सियस पे या 5700 केल्विन पे you think platinum will survive? It will melt down. Gas gaya. That is why you use something called as pyrometer. अगला क्वेश्चन. अभी ये ना थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन, बस ये पता होने वाली चीज है, सीबेक इफेक्ट. सीबेक इफेक्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, यू जस्ट नीड टू नो थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट. सीबेक इफेक्ट जब आएगा, अगर आएगा तो बता दूंगा, वैसे सिलेबस में है नहीं वो. हाँ, इसमें से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यू विल लर्न इन 12th स्टैंडर्ड. कॉम्पटन इफेक्ट से मेंशन है और जूल इफेक्ट भी सिलेबस में नहीं है आपको. नंबर 4th, if temperature of an object is 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, then its temperature in centigrade is. ये तो सिंपल है. तो बताओ तो रिलेशन मेरे को, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड. TF minus 32 upon 9 इक्वल टू TC by 5. तुम्हारे पास टेम्परेचर किस में है? फ़ारेनहाइट में. किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में. तो इट इज 5 by 9 TF minus 32. 5 by 9, what is TF? 140 minus 32 कितना हो गया ये? 108. 108. तो बताओ 9 का टेबल 12 5 60. तो 60 डिग्री सेल्सियस. तो इफ यू रिमेंबर ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा. यू रिमेंबर हाउ यू गेट दिस इक्वेशन. हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं. इफ यू अभी मैंने तुमको ये स्केल्स बताए. हम लोग एक ग्राफ लेते हैं जिसपे एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस स्केल था, एक पे फ़ारेनहाइट स्केल था, और आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट प्लॉट किए थे और वो एक स्ट्रेट लाइन आया था. और हमने फिर इफ यू रिमेंबर 2 पॉइंट फॉर्म यूज किया था किसका? स्ट्रेट लाइन का, और वहां से ये इक्वेशन बना था, दिस वन. अब अगर वो याद होगा तो अगला क्वेश्चन तुमको आएगा सॉल्व करना. थोड़ा पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लेते हैं. ऑन अ न्यू स्केल, मतलब ना केल्विन स्केल है, ना डिग्री सेल्सियस स्केल है, ना फ़ारेनहाइट स्केल है, कोई नया स्केल है. ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर. देखो बता दिया कि ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, विच इज लीनियर एंड कॉल्ड डब्ल्यू स्केल. कुछ तो नाम दिया था, डब्ल्यू स्केल बोल दिया. द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट of water are 39 degree W and 239 degree W respectively. What will be the temperature on the new scale corresponding to temperature of 39 degree Celsius on the Celsius scale? तो ऐसा है, वापस से मैं दो एक्सिस लेता हूँ. एक एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करने वाले हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस TC, एक पे प्लॉट करने वाले टेम्परेचर इन W स्केल TW. आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट 0 पे होता है कि नहीं? ये आइस पॉइंट है. यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 39. कितना दिया हुआ है? 39. दिस इज आइस पॉइंट. और जो स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट व्हाट इज द स्टीम पॉइंट फॉर डिग्री सेल्सियस स्केल? 100.
और इन्होंने W स्केल का कितना दिया है 239 वैसे मैं डायरेक्ट भी तुमको फॉर्मूला बना के दे सकता था, लेकिन यू हैव टू नो कि इस मेथड तुम बाकी जगह पे भी यूज कर सकते हो। जब आपको एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है तो फिर इस टाइप के मेथड्स यूज कर सकते हो। डायरेक्ट तो हो जाएगा बट यू शुड नो दिस नाउ, एटलीस्ट मेथड पता होना चाहिए। इसके बाद हमने 2 पॉइंट फॉर्म यूज किया था, अगर आपको याद होगा तो। याद है क्या 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। y मतलब कौन सा स्केल? w स्केल, तो tw माइनस y1, व्हाट इज y1 वैल्यू 39 अपॉन 239 माइनस 39 इक्वल टू, ये टीसी स्केल है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस माइनस 0, और ये 100 माइनस 0, तो टी डब्ल्यू माइनस 39 अपॉन 200 इक्वल टू टीसी बाय 100। दिस इज वन एंड दिस इज टू सा। ओके गुड। सो देयरफॉर टी डब्ल्यू माइनस 39 इक्वल्स टू कितना? 2 टाइम्स ऑफ टीसी। श्योर? तुमको कौन से स्केल में जाना है? तुमको पूछा है 39 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? W में। किसमें? W में। तो टी डब्ल्यू इक्वल टू 2 टीसी प्लस 39। टीसी वैल्यू कितनी थी? 30, अरे वाह 39, 117 डिग्री W, 117 डिग्री W, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी आई एक्सपेक्ट कि तुमको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तुमको आएगा पक्का आएगा। आई विल चेक नाउ। चलो एक काम करता हूँ, एक वी स्केल बनाता हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग इनिशियल ऑफ माय नेम एनीवेज। वी स्केल पे जो आइस पॉइंट है उसको चलो मान लेते हैं लाइक 50 डिग्री वी। और जो स्टीम पॉइंट है उसको मान लेते हैं लेटस से स्टीम पॉइंट इज समथिंग लाइक 250, थोड़ा चेंज करता हूँ इसको, 350 डिग्री वी। तो सेल्सियस स्केल पे मेरे पास एक टेम्परेचर है। आई हैव सम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। आई वुड से आई हैव फॉर एग्जांपल 75 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ 75 डिग्री सेल्सियस वी स्केल में कितना आएगा? सॉल्व करके बताओ। तो देखो अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसके बाद से, व्हाट आई वांट दैट यू बेसिकली नो हाउ टू मेक डायरेक्ट फॉर्मूलाज। टेम्परेचर इन वी स्केल माइनस अपॉन ये होता है कभी भी स्टीम पॉइंट। व्हाट इज स्टीम पॉइंट इन वी स्केल? व्हाट इज स्टीम पॉइंट इन वी स्केल? 350 माइनस कितना? 50, तो यहाँ 50 तो यहाँ पे कितना? 50, ऐसा आता है वो। और डिग्री सेल्सियस में तो टीसी आएगा और नीचे कितना होगा? 100, ऐसा ही होने वाला है। दिस इज 300, दिस इज 100, तो ये 3 हो जाएगा, है ना? तो टीवी माइनस 50 बाई 3 इक्वल टू टीसी। दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो टीवी इक्वल टू 3 टीसी प्लस 50। सही है? टीसी की वैल्यू कितनी थी? 75 थी, 225 प्लस 50 तो कितना आ जाएगा? 275। तो व्हाट आई रियली वांट कि तुमको ये पता होना चाहिए कि इधर स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट हमेशा इधर और इधर, यहाँ पे भी सिर्फ ये स्केल अलग है, वो स्केल अलग है। गुड। विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑफ थर्मल एक्सपांशन नाउ। पहला क्वेश्चन इजी है। एक्सपांशन ड्यूरिंग हीटिंग ऑकर्स ओनली इन सॉलिड, गलत बात है। हमने तो देखा वो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में तुम लिक्विड यूज करते हो, उसका वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं? हाँ, तो ऑकर्स ओनली इन सॉलिड, दिस इज रॉन्ग। इंक्रीज द वेट ऑफ द मटेरियल, गलत बात है। डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, हो सकता है, सोचते हैं उसको। ऑकर्स एट द सेम रेट फॉर ऑल लिक्विड इन सॉलिड, ये गलत बात है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। आप बोलोगे ऐसा क्यों? पहले वो भी समझ लेंगे। डू यू रिमेंबर, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही आपको थ्योरी में बताया था कि थर्मल एक्सपांशन होता क्यों है? क्योंकि यू हैव अ सब्सटेंस, आई एम टेकिंग द केस ऑफ सॉलिड ओनली,
तो यू हैव अ सब्सटेंस जिसमें यू हैव पार्टिकल्स, सॉलिड में पार्टिकल्स हैव अ डेफिनेट अरेंजमेंट एंड these particles basically are already vibrating at their own position. When you heat it up, so they start vibrating with more amplitude. जब मोर एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट होंगे, इसका मतलब जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वो बढ़ता है. क्या होता है? तो एवरेज डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, एवरेज डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी, सिंपल बात है, डेंसिटी डिक्रीजेस. क्योंकि डेंसिटी तो डिफाइन ही करते हो ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो डिस्टेंस बढ़ गया तो डेंसिटी कम होने वाली है. अगला क्वेश्चन, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन, सिंपल, नथिंग रियली. अ ब्रास डिस्क फिट्स सिंपली इन अ होल ऑफ स्टील प्लेट. तो एक स्टील का प्लेट है, उसमें एक होल है, उसमें हमने एक ब्रास का डिस्क लगा दिया, वो फिट हो गया वहां पे, इट फिट्स. द डिस्क फ्रॉम द होल कैन बी लूजन इफ द सिस्टम इज. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम ऐसा ऐसा आंसर बताओगे. कूल्ड. अगर मेरे पास एक स्टील का प्लेट है, उसमें एक होल है और होल में ब्रास का डिस्क फिट हो गया, तो मुझे अगर उस डिस्क में से, मतलब उस डिस्क को निकालना है, तो द डिस्क फ्रॉम द होल कैन बी लूजन. कैसे लूज करोगे? बाय कूलिंग. क्योंकि ऑन कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, हीटिंग एक्सपांड्स. तो लूज करने के लिए कूलिंग होगा ना. क्या होगा? तो फिर ऑप्शन क्या आएगा? बी. आपको पता है रियल लाइफ में भी यूज होता है ये. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट और हाउ मेनी ऑफ हैव यू सीन इट एट द फर्स्ट प्लेस. पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है. कभी कभी हमने हाथ में अंगूठी पहन लिया और बहुत सालों के बाद वी वांट टू चेंज इट और हमें निकल नहीं रहा. तो फिर क्या करते हैं पता है? यस, यू हीट इट लिटिल बिट सो दैट इट एक्सपांड्स. और फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए it should be cooled. Next question. If a cylinder of diameter, थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा ये. If a cylinder of diameter 1 centimeter at 30 degrees Celsius is to be fitted into a hole of diameter 0.997 centimeter. हमको एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, उसको एक होल में फिट करना है. 0.997 सेंटीमीटर का वो होल है, मतलब होल इज स्मॉलर एंड दिस सिलेंडर इज मोर इन डायमीटर. बराबर. गुड. इन अ स्टील प्लेट एट द सेम टेम्परेचर. तो सेम टेम्परेचर पे प्लेट है. देन द मिनिमम रिक्वायर्ड राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज. अभी क्वेश्चन नहीं समझा? चलो समझा देता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा. यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन हियर. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये स्टील का प्लेट है, 30 डिग्री पे है. फॉर एग्जाम्पल, इस स्टील के प्लेट में यू हैव अ होल विच इज हाउ मच इन डायमीटर? 0.997. फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसमें एक सिलेंडर को मुझे फिट करना है, फिट. और ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर. होगा क्या फिट? नहीं होगा ना. तो अभी दो ऑप्शन है, या तो सिलेंडर को कूल डाउन करो, क्योंकि सिलेंडर को कूल डाउन करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर इस प्लेट को हीट करो, क्योंकि जब हीट करोगे तो प्लेट विल एक्सपांड. तो बस आपको वही पूछा है कि कितना टेम्परेचर हमने बढ़ाना चाहिए प्लेट का. देन मिनिमम रिक्वायर्ड राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज. और आपको लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ स्टील दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 12 × 10⁻⁶ per degree Celsius. So tell me, how will you solve this question? क्या पूछा है? मिनिमम रिक्वायर्ड राइज
डेल्टा टी क्या पूछा है, क्या दिया है, अल्फा, क्या दिया है, अल्फा। यू रिमेंबर एनी इक्वेशन जिसमें अल्फा आता हो? डू यू इवन रिमेंबर कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ into change in temperature? Do you remember delta L is equal to some constant which is called as linear expansion coefficient alpha L delta T? तुमको क्या फाइंड करना है, डेल्टा टी। तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन अल्फा एल। व्हाट इज डेल्टा एल, व्हाट इज डेल्टा एल, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायामीटर। किसका डायामीटर चेंज कर रहे हो, स्टील प्लेट का। इनिशियल कितना था, 0.9, स्टील प्लेट में जो होल था उसके डायमीटर की बात हो रही है, 9997 सेंटीमीटर। फाइनल कितना करना है, 1, तब जाके सिलेंडर फिट होगा ना उसमें। हाँ, अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 10⁻⁻⁶ और लेंथ, ये इनिशियल लेंथ होता है, ये इनिशियल लेंथ होता है। व्हाट इज इनिशियल लेंथ, 0.9997। इसको सॉल्व करना। व्हाट इज 1 में से 0.9997 निकाल दिया तो 0.0003 अपॉन 0.9997 12 इंटू 10⁻⁶। ठीक, बताओ तो आंसर, आंसर बताओ, आंसर बताओ। देखो, पहले आंसर देखो, कोई भी तुमको आसपास नंबर दिख रहे हैं, नहीं, मतलब यू कैन डू अप्रोक्सीमेशन। वो कैसे करते समझ लो, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। ये डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 4, कितने हैं, 4। ये कितने हैं, 4। ये डेसिमल, डेसिमल हटा दो, हटा दिए, हटा दिए, गुड। ये कितना बचा, 3, 3 1 जा 3 4 जा, कितना, 3 4 जा। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी देख लो। अब यू हैव टू लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशंस। मैंने क्या किया, ये 3 और ये 12, ये 10⁻⁻⁶, ये 3 का जो 0.003 था, मतलब 10⁻⁴ था, वो इसके साथ कैंसिल कर दिया, कैंसिल। तो क्या आया, 9997। वेरी गुड, 1 आए 4, व्हाट इज 1/4, 0.25। अभी टेम्पररीली एक काम करो, ये 9997 को 10,000 मान लो, मान सकते हैं क्या, पक्का, श्योर श्योर, 10,000। तो 10⁻⁴ और ये -6, तो कितना, ऊपर जाके +2, तो कितना आ गया, 25। ऑप्शन है। तो अभी जिनको अभी भी कंफ्यूजन है तो रिगार्डिंग कि जब हम स्टील प्लेट को हीट करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, तो फिर वहाँ पे बीटा लेना चाहिए था, अल्फा क्यों लिया, उनके लिए, उन सब ने यहाँ ध्यान देना जिनको कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेके। तो हम लोग वो कंफ्यूजन पहले कर देते हैं क्लियर। तो इफ आई हैव, लेट अस से आई हैव अ स्टील प्लेट, इस स्टील प्लेट में यू हैड अ होल। when you heat this steel plate, when you heat this steel plate, the area will expand। सही बात है, एरिया बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ये होल था, ये होल भी बढ़ेगा, मतलब होल का डायामीटर बढ़ेगा। डायामीटर तो लेंथ होता है कि एरिया होता है, वो क्या होता है, वो लेंथ। तो उस केस में जो यहाँ पे होल था उसका डायामीटर बढ़ेगा, मतलब उसका क्या बढ़ेगा, उसका क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, लेंथ। तो रिमेंबर, ये जो होल है, एज द प्लेट इज एक्सपैंडिंग द होल इज आल्सो एक्सपैंडिंग, और होल इज एक्सपैंडिंग मतलब होल का डायामीटर इज एक्सपैंडिंग, एंड डायामीटर इज नॉट l⁻², इट इज l⁻1। डायमेंशनली लेंथ है, तो अल्फा यूज करेंगे कि बीटा यूज करेंगे, इसलिए अल्फा यूज की। पक्का पक्का। हाँ, अगर ऐसा पूछा होता, फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू चेक इफ यू स्टिल कैन आंसर मी करेक्टली, व्हाट इज द चेंज इन सर्कमफरेंस। जैसे यहाँ डायमीटर बढ़ रहा है ना, अगर सर्कमफरेंस इंक्रीज हो रहा है ऐसा बोला होता तो फिर अल्फा की बीटा, वापिस अल्फा,
circumference is 2 pi r. 2 pi r is length. एरिया बोला होता तो एरिया. अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन. अ बायमेटालिक स्ट्रिप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायमेटालिक? टू मेटल्स, दो मेटल है. इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील. तो एक उसके ऊपर पार्ट एल्यूमिनियम का है, एक स्टील का है, और ऊपर से बोला है एक्सपेंशन कोएफिशिएंट फॉर एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन स्टील. इसका मतलब क्या होता है भी समझ लो. अगर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम और स्टील दोनों सेम होते है, नहीं अगर होते तो इट वुड हैव मेंट कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो दोनों का एक्सपेंशन सेम अमाउंट से होता है. अगर एल्यूमिनियम का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज़्यादा है, मतलब फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर एल्यूमिनियम विल एक्सपांड मोर. हाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज़्यादा है, तो जिसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एक्सपांड होगा, जिसका कम होगा कम एक्सपांड होगा. अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे. देखो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. मोर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मतलब मोर इंक्रीज इन लेंथ. गुड. और हमने तो कल परसों क्वेश्चन सॉल्व किया था वो लिक्विड ओवरफ्लो का. On hitting the strip will remain straight, get twisted, will bend with aluminum on concave side, will bend with steel on concave side. See D. ज्यादा एक्सपांशन किसका होता है? किसका? एल्यूमिनियम. तो जिसका एक्सपांशन ज्यादा हो रहा है वो बाहर की तरफ होगा. कम किसका हो रहा है? रे ऑप्टिक्स याद है? रे ऑप्टिक्स मैंने तुमको बोला था कि रे ऑप्टिक्स में एक चीज याद रखना, कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस डिपेंड करता है तुम देख कहां से रहे हो. ये सरफेस कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? क्वेश्चन गलत है. मैंने ये नहीं पूछा कि लेफ्ट से कि राइट से. अगर मैं लेफ्ट से देख रहा हूं तो ये कॉनकेव है, इसी को राइट से देख रहा हूं तो ये. अब अगर मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर हो, अगर इसको मैं ऊपर से देखूंगा कॉन्वेक्स, नीचे देखूंगा तो कॉनकेव. ठीक, तो ऊपर का जो पार्ट था वो एल्यूमिनियम था, यस और नो? नीचे का पार्ट कौन था? स्टील. और अगर तुमको जब तुम्हारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं बताया हो तो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब तुम ऊपर से देख रहे हो. हाँ कि ना? पक्का पक्का. तो एल्यूमिनियम ऊपर से तुमको कॉन्वेक्स दिख रहा है कि कॉन्केव दिख रहा है? कॉन्वेक्स. तो अगर मैं एल्यूमिनियम को ऊपर से देख रहा हूँ तो स्टील को कहाँ से देखूंगा? तो वो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? कॉन्केव. तो विल बेंड विद स्टील ऑन कॉन्केव साइड. अभी इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है. इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. सारे क्वेश्चन जस्ट ट्विस्टेड है, सिर्फ ट्विस्ट करके रखा है क्वेश्चन को. एक बार वापस समझाता हूँ. एल्यूमिनियम एंड स्टील बायमेटालिक स्ट्रिप. व्हेन यू हीट एल्यूमिनियम एक्सपांड्स मोर और स्टील लेस. तो ऊपर जो ज्यादा एक्सपांड हुआ वो ऊपर ले लो. ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? कॉन्वेक्स. और नीचे से देखोगे तो स्टील कैसा दिखेगा? कॉनकेव. सो इट विल बेंड विद स्टील ऑन द कॉनकेव साइड. अगला क्वेश्चन. एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द पीरियड ऑफ पेंडुलम. फिर से बहुत सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, ट्विस्टेड. As the temperature increase the period of pendulum, so they are trying to check. First thing, do you even remember what is the formula of time period of a simple pendulum? 2 pi. 2 pi. जिनको पता ही नहीं उनके लिए ये पेंडुलम है. और जिनको पता ही नहीं, हमने चैप्टर नंबर 1 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का इक्वेशन डिराइव किया था यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. k अंडर रूट ऑफ L बाई जी. और वो k की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई. तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी. जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी तो जी है, वो gm बाई आर स्क्वायर है. याद है क्या ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन ग्रेविटी आता है gm/r², तो t is proportional to root of L. If temperature increases, of course length will increase क्योंकि direct proportional है ना. So if temperature increases, length will increase. Length of the pendulum will increase. तो अब पढ़ेंगे हम लोग ऑप्शन और देखेंगे कि क्या है. इंक्रीज पीरियड विल इंक्रीज, यस. क्यों? क्योंकि इफेक्टिव लेंथ विल इंक्रीज इवन दो इट्स सेंटर ऑफ मास स्टिल रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ बॉब. तो पहला ही आंसर तुमको करेक्ट लग रहा है. दूसरा देख, दूसरा तो हो नहीं सकता, डिक्रीज तो होगा नहीं. इंक्रीजेस ये हो सकता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट. उसके बाद डिक्रीजेस नहीं, तो ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से थ्योरी क्वेश्चन, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा आपको. और यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड rotates about its perpendicular bisector, okay, with constant angular speed. If it is heated uniformly to raise its temperature slightly, its speed of rotation increases, its speed of rotation decreases, its speed of rotation remains the same, its speed increases because its moment of inertia increases. पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रॉड है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ से रोटेट हो रहा है, दिस इज द एक्सिस रोटेशन. फिर मैंने अगर स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज किया, इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर स्लाइटली टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो स्लाइट इंक्रीज इन लेंथ भी होने वाला है एंड द बॉडी इज स्टिल रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. सही है. बट इनिशियली इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं ओमेगा लेता हूँ, क्या लेता हूँ? ओमेगा. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूँ आई. क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई. अब जिनको नहीं पता वो मैं बताता हूँ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताता हूँ. थोड़ा स्लो डाउन भी कर लेता हूँ सो दैट नाउ यू नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Every body remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless an external unbalanced force is applied to it. जब तक तुम एक बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते तब तक उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है. तो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज स्टॉपिंग द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन? उसका खुद का मास. उस मास को बोलते हो इनर्शिया इन लीनियर मोशन. तो लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है? मास. कौन करता है? मास. इट्स ओन मास, बॉडी का खुद का मास स्टॉप्स द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. सिमिलरली फॉर एग्जांपल जैसे डोर है, अगर मैं डोर पे टॉर्क लगाऊंगा, तो डोर क्या होगा? रोटेट. लीनियर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स. रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क. ठीक. जब तक टॉर्क नहीं लगा विल द डोर ओपन, मतलब विल द रोटेशनल स्टेट ऑफ डोर चेंज? नहीं. अगर डोर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा पक्का. तो किसने रोका उसका स्टेट चेंज करने के लिए? उसके खुद के इनर्शिया, मास में नहीं. इनर्शिया मास से आता है लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन देता है? मास. रोटेशनल मोशन में एक नया टाइप का इनर्शिया जिसको बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया. क्या बोलते हैं? रोटेशनल इनर्शिया, या उसी का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या नाम है? तो ये जो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको डिनोट करते हैं आई से. किससे? ये आई करंट नहीं है, ये इनर्शिया है. क्या है ये? डायमेंशनली, बाकी सब देखेंगे बाद में. डायमेंशनली ये होता है मास इनटू लेंथ स्क्वायर. क्या होता है? मास इनटू लेंथ स्क्वायर, डायमेंशनली स्पीकिंग. ठीक, यहाँ तक क्लियर. अब क्योंकि मैंने इसको हीट किया तो लेंथ बढ़ा तो इनर्शिया चेंज होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इनर्शिया डिपेंड्स ऑन लेंथ. अभी बोला मैंने इनर्शिया इज ml स्क्वायर.
और स्पीड भी चेंज हुआ। फिर हमने ग्रेविटेशन में क्वेश्चन देखा था, तब तुमको मैंने बोला था जैसे लीनियर मोशन में जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता लीनियर मोमेंटम हमेशा कॉन्जर्व्ड होता है। याद है क्या लॉज ऑफ मोशन? लॉज ऑफ मोशन में मैंने बताया था लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्जर्व्ड, ऑलवेज कॉन्जर्व्ड, ऑलवेज कॉन्जर्व्ड। मतलब क्या उसका? इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। वैसे ही रोटेशनल मोशन में, जैसे लीनियर मोशन में कौन कॉन्जर्व था? लीनियर मोमेंटम। वैसे रोटेशनल मोशन में कौन कॉन्जर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम। कौन कॉन्जर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम पता है क्या होता है? आई ओमेगा। अभी ये फॉर्मूला तुम आने वाले 20 दिन के अंदर सीखोगे, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में आता है। इसलिए फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप तुमको सिर्फ याद रख के लेनी है, और याद रखना भी कुछ नहीं है, फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? बताता हूँ। किसी किसी को खोखलाने लग गया, फिजिक्स कुछ नहीं बोला तो। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक। फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ मोशन? लीनियर। एंड टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ मोशन? रोटेशनल। तो फोर्स यहाँ पे टॉर्क लिखा। मास इनर्शिया था, रोटेशन में इनर्शिया कौन है? आई है। और ए की जगह पे क्या लिखोगे? अल्फा। बन गया फॉर्मूला। व्हाट इज सो डिफिकल्ट? फॉर एग्जाम्पल यू नो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो रोटेशनल मोशन में v को लिखते हैं ओमेगा फाइनल एंगुलर स्पीड, u को लिखते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। व्हाट इज सो डिफिकल्ट? नथिंग अगेन। व्हाट इज s? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s मतलब कौन? s मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। वो u मतलब ओमेगा इनिशियल हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सही है। सिर्फ लीनियर पैरामीटर के जगह पे क्या लिख रहे हो? एंगुलर पैरामीटर। मोमेंटम क्या होता है? एम होता है। सिर्फ इधर p को l लिखते हो एंगुलर मोमेंटम, m की जगह पे I लिखोगे, हाँ कि ना? v की जगह पे क्या लिखोगे? मैंने क्या लिखा था इधर? l इक्वल्स टू आई ओमेगा। तुमको लीनियर मोशन पता है ना, तुमको एंगुलर मोशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यू नो एवरीथिंग ऑलरेडी। जैसे जैसे लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन था, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी कॉन्जर्व होता है। सो अकॉर्डिंग टू conservation of angular momentum, what is linear momentum conservation? Initial momentum equal to final momentum। यहाँ पे क्या लिखोगे? L1 इक्वल टू, what is L1? अभी तो बताया था मैंने, I1 ओमेगा 1, और ये L2 कितना है? I2 ओमेगा 2। तो what will be omega 2 from here? I1 by I2 into omega 1। But if you remember, I is equal to ml square। बोला था कि नहीं मैंने? अभी बताया था मैंने। yes, पक्का पक्का। और कांस्टेंट भी होता है, ml square by 12 आता है वैसे वो, पर वो कांस्टेंट है। आई डोंट केयर फॉर कांस्टेंट, क्योंकि मैं कांस्टेंट लिखूंगा भी ना अगर, तो वो कैंसिल होने वाला है। तो ओमेगा 2 इक्वल टू एम L1 स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन एम L2 स्क्वायर बाय 12 ओमेगा 1। पक्का पक्का? श्योर श्योर? हाँ L2 लिखता हूँ ना, L2। ओके, पक्का पक्का क्या? श्योर श्योर? एक्सपांशन जब होता है तब मास चेंज होता है क्या? नहीं, कांस्टेंट कैंसिल हो गया, हो गया, हो गया। तो इक्वेशन तुम्हारा क्या बन गया? ओमेगा 2 इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा 1। जब एक्सपांशन हुआ टेम्परेचर बढ़ा कि कम हुआ? हीटेड, बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ L2 L1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। मतलब छोटा कौन है? छोटा कौन है? L1। तो मुझे बताओ L1 बाय L2 क्या आएगा? L1 बाय L2 क्या आएगा? लेस देन 1। अगर कोई भी नंबर लेस देन 1 हो तो उसका स्क्वायर भी लेस देन 1 ही होता है। व्हाट इज 0.9 का स्क्वायर? 0.81। हाँ, व्हाट इज 0.8 का स्क्वायर? 0.64। तो ये नंबर 1 से छोटा है कि नहीं? तो राइट हैंड साइड छोटा है कि नहीं? तो ओमेगा 2 लेस देन ओमेगा 1 हुआ कि नहीं? तो स्पीड कम हुआ कि बढ़ा? कम। बताओ।
its speed of rotation decreases. हो गया सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग. अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. गुड. A probable candidate for JEE NEET exam. ये भी पिछला वाला भी. The radius of a metal sphere at room temperature T. Radius of a metal sphere. Words को थोड़ा अच्छे से सुन लेना. Sphere मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है अब यहाँ पे. टेम्परेचर T पे उसका रेडियस R था. रेडियस मतलब यहाँ पे लेंथ की भी बात हो गई साथ साथ में. मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं अल्फा और गामा को रिलेट करना पड़ेगा तुमको. अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एंड गामा इज वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. And the coefficient of linear expansion of metal is alpha. The sphere heated a little by temperature delta T, so that its new temperature is T plus delta T. The increase in the volume of the sphere is approximately. Increase in the volume of the sphere is approximately. Is it not very simple? It is too simple. Too simple. इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है. हाउ डू. देखो प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले तो ये समझो कि तुमको पूछा क्या है. डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम. मतलब मुझे वॉल्यूम की तो बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट. फिर हमको सोचना पड़ता है कि अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला देखा मैंने. हाँ देखा. कौन सा देखा? इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी. डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर. Now you go back to the option and see. Delta T is appearing somewhere. मतलब you're on the right track. So do you remember? Do you remember? Volume of sphere is 4 by 3 pi r cube and alpha और gamma का रिलेशन याद था. Gamma by 3 is alpha. बीटा का जरूरत ही नहीं है इधर. अल्फा तो गामा इक्वल टू कितना हो गया? 3 अल्फा. तो therefore from equation number 1 to 3, equation number 1, 2 and 3, therefore from 1 to 3 you have delta V equal to 4 by 3 pi r cube और गामा इज 3 अल्फा. 3 अल्फा और साथ में कौन? डेल्टा टी. क्या कैंसिल हो गया? 3 तो आंसर आना चाहिए डेल्टा वी इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी. 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी. ऑप्शन डी. एक बार वेरीफाई भी कर लो आंसर की. यू शुड डू दिस. आई हैव आंसर की. ऑप्शन डी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन अगेन अ इजी क्वेश्चन. If the length of a cylinder on heating increases by 2%, the area of its base will increase by. Length of a cylinder increases by 2%. area of the base increases by. सिलेंडर का जो बेस होता है, सिलेंडर का क्या होता है? बेस. बराबर. सिलेंडर का बेस इज व्हाट शेप? क्या? सर्कल. क्या? गए, फंस गए. If the length of the cylinder on heating increases by 2%, the area of the base will increase by. किसने बोला यहाँ पे कि ये जो सिलेंडर है इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है? कहाँ बोला? किसने बोला ऐसा? अटक गए ना? गए, अटक गए. किसने बोला यहाँ पे कि सर्कुलर है? अगर आप मान लेते हो चलो सर्कुलर है, चलो सर्कुलर है मान लिया, फिर लेंथ बढ़ा ना, लेंथ बढ़ा. कितने से बढ़ा? 2% से. तो लेंथ और रेडियस को कनेक्ट कैसे करोगे? How do you connect length and radius? Because they are asking you the area of the base will increase by. ये जो एरिया है, एरिया ये तो पाई आर स्क्वायर है. हाँ कि ना? लेकिन ये लेंथ है. आपको तो बोला है परसेंटेज चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100. 2% ऐसा बोला है. पूछा क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस इंक्रीज बाय. तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 पूछा है ना. अब ये तो पाई आर से, तो पाई तो कांस्टेंट है, तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100. करेक्ट. सही है. गुड. बट डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 दिया नहीं है ना? दिया है क्या?
अल्फा सेम है, अल्फा सेम है, अल्फा अल्फा सेम है, मटेरियल सेम है। जब जब अल्फा सेम हो तो जो भी लीनियर डायमेंशंस होते हैं, चाहे वो रेडियस हो चाहे वो एल हो, वो सेम अमाउंट से चेंज होता है। किससे चेंज होता है? सेम अमाउंट। तो सिंस मटेरियल इज सेम, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये क्या आएगा? सेम। तो 2% आएगा ये भी। तो therefore डेल्टा ए बाई इंटू 100 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2, मतलब कितना परसेंट? 4%। ये एक अप्रोच है विच इज करेक्ट अप्रोच, 4% ही आएगा। दूसरा अप्रोच भी है, तुम सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर ले लो, क्योंकि हमको ऐसा बोला है कि सिलेंडर, हमको तो सिखाया गया है कि सिलेंडर जो है ना उसका हमेशा क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, ऐसा नहीं है। कई जगह पर तुमने रॉड देखे होंगे, खासकर तो कंस्ट्रक्शन वर्क में देखा होगा तुमने रॉड, वो जो रॉड होता है वो सिलेंडर है, लेकिन वो जो सिलेंडर सिलेंडर है उसका बेस कैसा होता है? स्क्वायर जैसा। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के भी होते हैं। तो ऐसा अप्रोच भी ठीक है, वैसा भी ठीक है। वैसा करोगे तो डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट क्या लिखोगे वहां पे मेथड 2 में? ए इक्वल टू एल स्क्वायर, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो 2 और 2 4%। ऐसा भी चलता है, पर ये ज़्यादा बेटर है।